चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 20 से लेकर 26 जुलाई तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आराम से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है। यह मैच जो फाइनल था किस स्टेडियम में खेला गया था? तो पहली चीज तो ये कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विनर कौन? तो ये रहा स्पेन, और रनर अप कौन रहा? तो ये रहा अर्जेंटीना। इसका जो फाइनल है ये खेला गया था मेट लाइफ स्टेडियम में। मेट लाइफ स्टेडियम देखिए तो ये यूएसए में देखने को मिलता है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2026 तीन देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। फाइनल मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया। ये स्टेडियम यूएसए में देखने को मिलता है। तो 23वां फीफा वर्ल्ड कप था 2026 में, स्पेन ने ये खिताब जीता। अर्जेंटीना यहां पर रनर अप रहा है। यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि शुरुआत में मैच के टाइम पीरियड में दोनों देशों ने कोई भी गोल नहीं किया था। एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से जीता है स्पेन। स्पेन ने एकमात्र गोल किया 106वें मिनट पर, और ये जो एकमात्र गोल था ये फेरन टोरिस ने किया था, जो कि स्पेन के प्लेयर है। तो एकमात्र इनकी गोल की बदौलत स्पेन विनर बन गया और अर्जेंटीना बन गया यहां पर रनर अप। तो फाइनल यूएसए के न्यू जर्सी में जो मेट लाइफ स्टेडियम है यहां पर खेला गया था। फ्रांस के किलियन एम्बापे, इन्होंने 10 गोल किए थे। इनको गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहां पर इंटरेस्टिंग ये भी हो जाता है कि लगातार 2 फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बापे को ही दिया गया है। तो ये एक उपलब्धि है, ये सम्मान जीतने वाले पहले फुटबॉलर हैं। किलियन एम्बापे कहां से आते हैं? तो ये आते हैं फ्रांस से, फ्रांस के फुटबॉलर हैं। अदर अवार्ड की बात करें तो गोल्डन बॉल अवार्ड बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है, ये स्पेन के प्लेयर रॉड्री को दिया गया। इसी का सिल्वर बॉल प्राइज दिया गया था लियोनेल मेसी को, ये अर्जेंटीना के प्लेयर है। गोल्डन बूट अवार्ड टॉप स्कोरर को दिया जाता है, तो ये किलियन एम्बापे को दिया गया, 10 गोल किए हैं इन्होंने। गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया है उनई सिमोन को, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी दी गई है नीदरलैंड की फुटबॉल टीम को। तो इस तरीके से ये अवार्ड याद रखिएगा, फीफा के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये अवार्ड भी पूछे जाएंगे। 23वां फीफा वर्ल्ड कप था, 11 जून को ये शुरू हुआ था और 19 जुलाई तक इसका आयोजन किया गया, संयुक्त रूप से 3 देशों में, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। देखिए, चैंपियन स्पेन, इसके आपसे कैप्टन पूछे जा सकते हैं, तो रॉड्रिगो हर्नांडिस इसके कैप्टन थे। रनर अप अर्जेंटीना रहा, जिसके कैप्टन हैं लियोनेल मेसी। सबसे पहली बार जो फीफा वर्ल्ड कप है 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, दक्षिण अमेरिकी देश है, और यहां पर पहले फीफा वर्ल्ड कप का विनर भी उरुग्वे ही रहा था। इस फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन जो चैंपियन रहा उसको ऑलमोस्ट 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राइज मनी मिली है। रनर अप अर्जेंटीना को 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राइज मनी दी गई। इजी। 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 72 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है यह आर्टिकल 370 नाम की मूवी को दिया गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 72 नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किए गए सेंट्रल के द्वारा। इसकी घोषणा नई दिल्ली में की गई है। 2024 में ऐसी मूवीज जिनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणित किया गया है, उन मूवीज को 2026 में 72 नेशनल अवार्ड में प्राइज दिया जाएगा। अभी अनाउंस हुए हैं। अब मेजर अवार्ड की बात करें अलग अलग कैटेगरीज की, तो पहली चीज तो ये कि बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है ये आर्टिकल 370 को दिया गया। आदित्य सुहास जंबाले ये इसके डायरेक्टर हैं मूवी के। सेकेंड, जब बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की बात आती है तो भंगार नाम की मूवी को यह अवार्ड दिया गया है, नेशनल फिल्म अवार्ड। इनके अलावा तमिल फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है राजकुमार पेरियासामी को। तो अगर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड पूछे तो किसको मिला है? राजकुमार पेरियासामी। आमरन नाम की मूवी के लिए इनको अवार्ड दिया गया, ये एक तमिल मूवी है। फिर आती है बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड कल की मूवी को दिया गया, जिसके डायरेक्टर नाग अश्विन है।
बेस्ट एक्टर की बात करें तो दो एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। एक मम्मूटी है, साउथ के बहुत ही फेमस एक्टर, ब्रह्म युगम नाम की मूवी को इनकी मूवी थी, तो मम्मूटी को दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और हमारे कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो दो हमारे जो एक्टर हैं उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस बार दिया गया है। इनके बाद अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये यामी गौतम है, आर्टिकल 370 के लिए इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड रणदीप हुड्डा को दिया गया वीर सावरकर मूवी के लिए। अब यहां पर रीजनल फिल्म अवार्ड लैंग्वेजेस में बात करें तो बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड रायन नाम की मूवी को दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड श्रीकांत नाम की मूवी को दिया गया। बेस्ट मलयालम फिल्म का अवार्ड फेमिनिची फातिमा नाम की मूवी को दिया गया। बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड कमेटी कुरोल्लू नाम की मूवी को दिया गया। इसके अलावा बेस्ट कन्नड़ा फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया मिथ्या नाम की मूवी को। तो ये 72 नेशनल फिल्म अवार्ड है, अलग अलग इनको याद रखना। नेशनल फिल्म अवार्ड इंडियन सिनेमा में बेस्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते, काफी सारी कैटेगरीज होती है। प्रेसिडेंट के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, आगे सेरेमनी आयोजित की जाएगी वहां पर दिए जाएंगे। 10 अक्टूबर 1954 को पहली बार ये अवार्ड दिए गए थे, फर्स्ट टाइम। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस अवार्ड को देता है। चलिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है हाल ही में हरजीत सिंह ग्रेवाल को। किसका अपॉइंट किया गया? हरजीत सिंह ग्रेवाल। तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन बने हैं, और इनका कार्यकाल होने वाला है 3 साल का। देखिए, इस पद पर इकबाल सिंह लालपुरा थे, लेकिन इन्होंने अप्रैल 2025 में अपने पद से ये रिटायर हो गए थे, तो उसके बाद से ये पद लगभग खाली था। तो अब नए अध्यक्ष के रूप में हरजीत सिंह ग्रेवाल को ऑलमोस्ट 1 से सवा साल के बाद नियुक्त किया जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की बात करें तो देश में जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकारों के लिए, उनके हितों के लिए काम करने वाली यह नेशनल लेवल की एक संस्था है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसके अध्यक्ष तो बन गए हरजीत सिंह ग्रेवाल। वाइस चेयरमैन के रूप में मुनावरी बेगम को अपॉइंट किया गया है। मुनावरी बेगम इस संस्था की मेंबर के रूप में अभी तक काम कर रही थी, अब इनको वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो ये है हमारे से अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो हरजीत सिंह ग्रेवाल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज करती क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसका जो गठन है ना 1992 में किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के तहत यह बना था। हालांकि एक्ट 1993 में लागू किया गया था, पर कमीशन 1992 में बन चुका था। चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 5 अदर मेंबर होते हैं। तो इस तरीके से 7 मेंबर होते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में। चर्चा में रहा चिता आंदोलन निम्नलिखित में से किस परियोजना से संबंधित है? चिता आंदोलन की बात करें तो यह केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंधित एक आंदोलन है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण छतरपुर और पन्ना जिले के कुछ क्षेत्र जो कि डूब में आ रहे हैं। एक्चुअल में एक डैम बनाया जा रहा है जिसका नाम है दोधन डैम। तो यह दोधन डैम जिसका निर्माण पन्ना के पास किया जा रहा है, तो इस डैम के कारण कुछ जनजाति इलाके हैं, कुछ गांव हैं जो कि डूब में आ रहे हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले के जो गोंड और कोल जनजाति समुदाय के लोग हैं, है ना, कौन कौन से? गोंड और कोल जनजाति के जो लोग हैं, उन्होंने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में एक आंदोलन किया था छतरपुर के क्षेत्र में, जिसका नाम है चिता आंदोलन। चिता की तरह ये लकड़ियां बिछाकर उस पर लेट गए थे आंदोलन के स्वरूप में। तो इन्होंने दोधन डैम का ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि देखिए भूमि जंगल संस्कृति और जो इनकी आजीविका है जंगल, वो इनके लिए जीने का साधन है। अगर वो ही डूब जाएंगे तो फिर वो इनकी मृत्यु के समान है। तो इसीलिए आंदोलन का नाम इन्होंने चिता आंदोलन रखा है। वैसे ये आंदोलन 3 जुलाई को शुरू हुआ था और 19 जुलाई तक ये खत्म किया गया बातचीत के माध्यम से, गवर्नमेंट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। लेकिन ये काफी सुर्खियों में आ गया था एंड में। तो ये चिता आंदोलन है, दोधन डैम के विरोध में किया गया था मध्य प्रदेश के नॉर्थ रीजन में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में।
जो जनजाति समुदाय है उनकी डिमांड थी कि परियोजना को रोका जाए, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो उचित मुआवजा दो, लैंड के बदले में लैंड दो, और इसके अलावा जो हमारे संरक्षण के लिए जो एक्ट बने, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, पेसा एक्ट 1996, इनको लागू किया जाए, ये गवर्नमेंट सुनिश्चित करे। ओके, तो 21 गांवों के प्रभावित लोग, इन्होंने 21 गांव प्रभावित होंगे इससे, तो इन सभी ने मिलकर विरोध किया था केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारत का नदी जोड़ो परियोजना के तहत पहली रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इंडिया का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। 2005 में इसके लिए एमओयू साइन हो चुका था, तो तब से थोड़ा थोड़ा काम चलता आ रहा है और अभी भी इसका काम चल रहा है। आप यहां पर देखेंगे केन और बेतवा नदियों की यहां पर बात हो रही है, तो ये बेतवा नदी बहती है, इधर से एक केन रिवर बहती है, तो इन दोनों को यहां पर इस तरीके से एक नहर के माध्यम से भी कनेक्ट किया जा रहा है। और यहां पर एक डैम बन रहा है पन्ना के पास, दौधन डैम, पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में है ये, तो इसका निर्माण किया जा रहा है। केन नदी पर यह डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दौधन डैम कहां है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो केन रिवर पर मध्य प्रदेश के पन्ना में देखने को मिलेगा। और जो नहर बनाई जा रही है दोनों नदियों को जोड़ने के लिए, वो 221 किलोमीटर की नहर है। ओके, केन का पानी बेतवा तक ले जाया जा रहा है, मतलब यहां से जो केन नदी का पानी है इसको बेतवा नदी तक भेजा जा रहा है, ताकि बुंदेलखंड के क्षेत्र में, ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये बुंदेलखंड का रीजन है, इसमें पानी की कमी ना हो, सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, इसलिए केन बेतवा लिंक परियोजना है। 44,605 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट बियर कर रही है और 10% राज्य सरकार यहां पर बियर करेगी। ओके, तो बेसिक चीजें याद रखना। आज के ऑफर ऑफ द डे में आप 1000 करंट अफेयर एमसीक्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया की सभी गवर्नमेंट जॉब्स की एग्जाम के लिए ये आपको काम आएगा। सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है 1000 विद एनालिसिस। हर एग्जाम में आपको करंट अफेयर यहां से कवर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग के सीईओ या फिर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है अनुराग जैन को। तो अनुराग जैन नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अनुराग जैन की बात करते हैं, 1989 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर के। मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं अनुराग जैन। ओके, बीवीआर सुब्रमण्यम को इन्होंने रिप्लेस किया है। वैसे बीवीआर सुब्रमण्यम 2-3 महीने पहले रिटायर हो चुके हैं और उनके स्थान पर निधि छिब्बर को, किनको, निधि छिब्बर को, निधि छिब्बर एक अंतरिम सीईओ के रूप में अभी तक कार्यरत थी। ठीक है, तो निधि छिब्बर को रिप्लेस किया है वैसे तो इन्होंने, लेकिन वो अंतरिम सीईओ के रूप में ही कार्यरत थी, परमानेंटली उनको अपॉइंट नहीं किया गया, इसलिए बीवीआर सुब्रमण्यम का यहां पर हमने नाम लिखा है, कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन में जो भी आ जाए, बीवीआर सुब्रमण्यम या निधि छिब्बर, दोनों सही। निधि छिब्बर अभी तक अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अनुराग जैन को 2 साल के लिए नीति आयोग का सीईओ अपॉइंट किया है। बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य किन 2 जल निकायों को आपस में जोड़ता है? बाब अल मंडेब स्ट्रेट ये आपस में कनेक्ट करता है रेड सी और अदन की खाड़ी को, गल्फ ऑफ अदन को। अभी सुर्खियों में इसलिए है बाब अल मंडेब क्योंकि एक देश है यमन, इसके हूती जो रिबेल्स है, हूती विद्रोही, इन्होंने अनाउंस किया है कि बाब अल मंडेब से अगर कोई भी जहाज सऊदी अरब के लिए जाएगा तो वो उस जहाज पर अटैक कर देंगे, स्पेशली अगर वो ऑयल टैंकर है जो कि क्रूड ऑयल लेके जा रहे हैं या ऑयल टैंकर हैं तो हम उस पर अटैक कर देंगे। ठीक है, अब ये इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि देखिए बाब अल मंडेब की पहले लोकेशन देखें। बाब अल मंडेब यहां पर आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण की तरफ चलेंगे ना तो यहां पर देखने को मिलेगा। ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को कनेक्ट करता है। वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक व्यस्ततम समुद्री रूट है ट्रेड के लिए, तो यहां से होकर शिप जाती है रेड सी से मेडिटेरियन सी, सुएज कैनाल से होते हुए, और फिर वो अटलांटिक महासागर तक जाती है। मतलब इंडियन ओशियन को अटलांटिक ओशियन तक जोड़ता है ये बाब अल मंडेब का स्ट्रेट। अब यहां पर जो
यमन है ना, यहाँ पर हूती रिबेल्स का बहुत बड़ा कब्जा है। यमन परेशान है हूती रिबेल्स से, आधे से ज्यादा क्षेत्र पर हूती रिबेल्स कब्जा करके बैठे हैं यमन पर। अब होता क्या है कि इन्होंने, ये जो हूती रिबेल्स है ना, इनको सहयोग करता है ईरान। अभी अमेरिका और ईरान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, तो ईरान ने अपनी नेबर कंट्रीज पे, जो खाड़ी देश है, क्योंकि वो मदद नहीं कर रहे हैं और खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं, तो उन पर अटैक कर दिया। तो सऊदी अरेबिया से बिगड़ गए किसके, ईरान के संबंध। तो अब यमन में काम करने वाले जो हूती रिबेल्स है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम सऊदी अरब जो भी अगर तेल टैंकर जाएगा तो हम उस पर अटैक कर देंगे, क्योंकि ईरान का सपोर्ट है इनको, तो ये ईरान के सपोर्ट में अब अपना वक्तव्य दे रहे हैं। इसलिए अभी बाब अल मंडेब जो पर्टिकुलर स्टेट है सुर्खियों में है। ओके, तो हूती रिबेल्स आपको समझ में आ गया, यमन का एक सशस्त्र विद्रोही गुट है। यमन के बहुत बड़े हिस्से पर इसका कंट्रोल है। 2014 में यमन की कैपिटल सना पर इन्होंने कब्जा कर लिया था, तब से ये हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में। ओके, इनका समर्थन कौन करता है, ईरान। और अभी ईरान और सऊदी अरेबिया में थोड़ा सा युद्ध जैसी स्थिति है, तो फिर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि क्योंकि ईरान से तुम्हारा युद्ध चल रहा है और हमको ईरान सपोर्ट करता है, तो हम सऊदी अरेबिया किसी भी ऑयल टैंकर को नहीं जाने देंगे। इसलिए बाब अल मंडेब स्टेट अभी सुर्खियों में आ गया था। अगर आप देखेंगे तो ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो कि पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ को कनेक्ट करता है। इस तरफ आएंगे तो ये बाब अल मंडेब आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ ओमान और रेड सी को कनेक्ट करता है। ओके, तो यमन, जिबूती, इरिट्रिया, इनके ट्रायंगल पर देखने को मिलता है बाब अल मंडेब नाम का स्ट्रेट। गेट ऑफ टीयर्स के नाम से इसको भी पुकारा जाता है, क्योंकि बाब अल मंडेब जो है वो अरेबिक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है गेट ऑफ टीयर्स। भारतीय नौसेना के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए स्वदेशी माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है। तो भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया जा चुका है, आईएनएस मालवन को। ओके, ये माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है। ये इंडियन नेवी में कमीशन किया जा चुका है। एक्चुअल में आईएनएस माहे इंडिया का पहला माहे क्लास का एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट था। लास्ट ईयर 2025 में आईएनएस माहे कमीशन हुआ था 24 नवंबर को, और अब कमीशन हुआ है आईएनएस मालवन। तो आईएनएस मालवन दूसरा ऐसा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट है माहे क्लास का। ठीक है, यहां पर समझना पड़ेगा कि एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट क्या होता है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट की जब हम बात करते हैं, तो ये उथले पानी के युद्धपोत होते हैं, जो कि समुद्र में सबमरीन को डिटेक्ट कर सकते हैं। जहां पर कम गहरा पानी है वहां पर भी सबमरीन को डिटेक्ट करके दुश्मन की सबमरीन को अंडर वाटर ड्रोन से, जो सबमरीन है या अंडर वाटर ड्रोन है, उसका पता लगा के उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और उसको नष्ट कर सकते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा आईएनएस मालवन बनाया गया है। 80% से ज्यादा इसमें जो कंटेंट है, जो कंपोनेंट है, वो स्वदेशी मतलब देश में ही विकसित है। ठीक है, भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं को कहां स्थापित किया गया है। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं को स्थापित किया गया है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। लद्दाख में एक वैली देखने को मिलती है जिसका नाम है पूगा वैली। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखना। यहां पर क्या किया गया है कि 2026 में लद्दाख की पूगा वैली में जियोथर्मल वेल्स की स्थापना की गई है। ये क्या होते हैं, ये गर्म पानी के कुएं होते हैं। जमीन पृथ्वी के अंदर संरचनाओं में हम जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंदर ज्वालामुखी है, मैग्मा है। तो इसी कंडीशन में जमीन के अंदर क्या होता है कि गर्म पानी होता है। जब वो भाप बन के उड़ता है तो उससे टरबाइन चलाए जाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है जियोथर्मल वेल्स। तो भारत के पहले जियोथर्मल वेल्स पूगा वैली लद्दाख में स्थापित किए गए हैं। ठीक है ना, ओएनजीसी एनर्जी सेंटर के द्वारा इसे डेवलप किया गया है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें 1000 मीटर गहराई वाले 2 जियोथर्मल वेल्स बनाए गए हैं। 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर यह लद्दाख में स्थित है। एक जो वेल्स है ना, 1 मेगावाट पायलट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को जोड़ा गया, मतलब 1 मेगावाट की इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। और 1 मेगावाट ये विद्युत उत्पादन क्षमता इनकी देखने को मिलती है। 1 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं।
विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे, ये डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि विश्व चेस दिवस है तो ये हर साल मनाया जाता है 20 जुलाई को। आंसर हो जाएगा आंसर सी। वर्ल्ड चेस डे हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। एक डे की याद में मनाया जाता है क्योंकि 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का गठन किया गया था। पूरे वर्ल्ड में चेस को रेगुलेट करने वाली यह संस्था है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 20 जुलाई 1924 को स्थापित हुई थी। इसी दिन की याद में 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे की शुरुआत की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2019 में। 2026 में सेलिब्रेट क्रिएट एंड मेक अ डिफरेंस, यह थीम रखी गई है वर्ल्ड चेस डे की। ओके, तो 20 जुलाई 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी और इसी दिन की याद में 2019 को वर्ल्ड चेस डे शुरू किया गया। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को डेवलप किया है किसने? स्काई रूट एरोस्पेस ने। हाल ही में श्रीहरिकोटा द्वीप से, है ना, इसरो के माध्यम से स्काई रूट एरोस्पेस के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसके बाद इंडिया वर्ल्ड के गिने चुने देशों में है, वर्ल्ड का तीसरा ऐसा देश है जहां की प्राइवेट कंपनी ने अपना ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया है। तो विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण के साथ स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने अपने सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया है। पहला देश यूएसए था, दूसरा चाइना है और अब इंडिया तीसरा देश बना है जिसकी निजी कंपनी ने ऑर्बिटल रॉकेट का निर्माण किया है। ठीक है, तो इसको अभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। स्काई रूट एरोस्पेस भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर हैदराबाद में देखने को मिलता है, तेलंगाना में। सर गॉरफील्ड सोबर्स का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के महान क्रिकेटर थे? सर गॉरफील्ड सोबर्स ये वेस्ट इंडीज के बहुत ही महान क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, गारफील्ड सोबर्स 89 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। क्रिकेट इतिहास के बेस्ट ऑलराउंडर में इनको गिना जाता है। इन्हीं के नाम पर आईसीसी बेस्ट मेंस क्रिकेटर को हर साल सर गॉरफील्ड सोबर ट्रॉफी से सम्मानित करती है, इनके नाम पर। तो बहुत ही फेमस प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज के लिए काफी इन्होंने मैच खेले हैं, एक ऑलराउंडर थे। तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है जिनका हाल ही में निधन हो गया, सर गॉरफील्ड सोबर्स। ठीक है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी सन 2000 में 5 क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी में इनको शामिल किया गया था। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंडी बर्नहेम। ठीक है, यूके के नए प्रधानमंत्री बने। पिछले 10 सालों में यूके के 7वें प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। तो एंडी बर्नहेम यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अभी तक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे किर स्टारमर। अब हुआ ये कि किर स्टारमर जो है, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद से और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्योंकि मेजोरिटी लेबर पार्टी के पास ही है तो इन्होंने अपना दूसरा कैंडिडेट पीएम बना दिया और इनका नाम है एंडी बर्नहेम। तो लेबर पार्टी के एंडी बर्नहेम अब यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। याद रखिएगा, किसको रिप्लेस किया? किर स्टारमर को इन्होंने रिप्लेस किया है। जापान ओपन 2026 का विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? जापान ओपन 2026 का विमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है कौन? तो यह है पीवी सिंधु। आंसर हो जाएगा आंसर सी। आज तक कोई भी इंडियन प्लेयर जापान ओपन का विमेन सिंगल का खिताब नहीं जीता। पहली बार पीवी सिंधु ने फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराकर यह खिताब जीता है। टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट में से एक है। जापान में आयोजित किया जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा, और यह बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो वर्ल्ड टूर सुपर 750 है उस स्तर का टूर्नामेंट है, मतलब एक बड़ा टूर्नामेंट है। तो इसे जीतने वाली पहली इंडियन
विमेन बनी है, विमेन सिंगल का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। ओके, तो पीवी सिंधु का ये जापान ओपन टाइटल पहला है और पहला BWF सुपर 750 टाइटल भी है। इनके करियर का छठा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब है। 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद दूसरा बड़ा अब इन्होंने खिताब जीता है जापान ओपन। पीवी सिंधु 1995 में इनका जन्म हुआ था। इंडिया की बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर है। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इंडिया की पहली अर्बन नाइट सफारी, इसकी स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश राज्य में। इंडिया की पहली अर्बन नाइट सफारी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कुकरेल नाइट सफारी और डे जू प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये काम चल रहा है, नाइट सफारी को शुरू किया जाएगा कुकरेल फॉरेस्ट क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में है ये। तो अगर ये शुरू हो जाता है तो दुनिया का 5वां नाइट सफारी स्थापित करने वाला देश बन जाएगा इंडिया, ठीक है। क्योंकि इसके पहले कुछ और देश भी हैं, जो कि 4 और देश हैं जो कि जहां पर नाइट सफारी चालू है। नाइट सफारी क्या होता है? रात के समय में जंगल में वो जो ओपन जीप होती है उसमें घूम के जो वाइल्ड एनिमल है उनको रात में देखा जा सकेगा। तो ये कुकरेल फॉरेस्ट एरिया है, ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुरू करने वाली है राज्य में कुकरेल नाइट सफारी को। परियोजना का उद्देश्य राज्य में टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना और नेचर बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में यह विकसित की जाएगी। वैसे हम इस कुकरेल फॉरेस्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल देखें तो 2027 हेक्टेयर का ये क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें 346 हेक्टेयर के क्षेत्र में नाइट सफारी की शुरुआत की जाएगी। 1510 करोड़ की लागत इसमें आने वाली है नाइट सफारी को शुरू करने के लिए। रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम लागू करने वाला इंडिया का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़ राज्य। यह क्या होता है? रिस्क बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम का मतलब है ऐसे बिजनेस जो कि कम जोखिम भरे हैं उनको छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है वो जल्दी से क्लियरेंस दे देगी, उनको जल्दी से लाइसेंस दे दिया जाएगा, जो भी कार्रवाई है वो त्वरित निपटाई जाएगी। लेकिन अगर हाई रिस्क वाले कोई बिजनेस है, जैसे केमिकल फैक्ट्री है ना, पटाखा फैक्ट्री है, तो ऐसे बिजनेस को निगरानी में रखा जाएगा और उनकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और फिर उनको लाइसेंस दिया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने छत्तीसगढ़ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 को पारित किया है। इसके आधार पर रिस्क बेस्ड और ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस अप्रूवल फ्रेमवर्क लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है कौन? छत्तीसगढ़ राज्य। उद्देश्य क्या है? बिजनेस अप्रूवल को सरल बनाना, इन्वेस्टमेंट को राज्य में बढ़ाना, MSMEs का जो काम है उसमें तेजी लाना, ट्रांसपेरेंट करना, यह सब इसे लागू किए जाने के उद्देश्य है। मिशन गोल्डन स्पाइस किस कृषि उत्पाद को वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए शुरू किया गया है? मिशन गोल्डन स्पाइस ये एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जिसको ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए विकसित किया गया है या शुरू किया गया है, जिसका नाम है लाकाडोंग हल्दी। ओके, लाकाडोंग टर्मरिक की बात करें तो मेघालय में जो पहाड़ियां हैं, खासी जयंतिया पहाड़ियां, उन पे ये उगती है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य सिंधिया है, इन्होंने मेघालय में मिशन गोल्डन स्पाइस को लॉन्च किया है। 175 करोड़ की 5 वर्षीय ये पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? जो लाकाडोंग टर्मरिक है उसको ग्लोबल मार्केट में बढ़ावा देना, उनकी खेती जो कि अभी तक 2600 हेक्टेयर के क्षेत्र पर ही की जाती है, इसे बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर क्षेत्र तक इसकी खेती को बढ़ावा देना। 17,500 किसान हैं जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, 99% से ज्यादा, इनकी आय को बढ़ावा देना। तो यह उद्देश्य है मिशन गोल्डन स्पाइस को लागू किए जाने का। तो लाकाडोंग टर्मरिक के लिए इसे लागू किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 175 करोड़ रुपीस 5 वर्षों में इसमें बजट रखा गया है, इसमें लगाए जाएंगे। लाकाडोंग टर्मरिक मेघालय के वेस्ट और ईस्टर्न जयंतिया हिल्स पर यह उगाई जाती है। इसमें जो
करक्यूमिन की मात्रा है वो वर्ल्ड में सबसे अधिक है। हल्दी की कोई भी हम प्रजाति ले ले तो उसमें सबसे अधिक करक्यूमिन की जो बोल सकते हैं क्वांटिटी है वो इसमें देखने को मिलती है, 7 से 12% तक। वर्ल्ड का जो एवरेज है ना उससे लगभग 4 गुना ज्यादा है। मतलब जो हल्दी का एक इंपॉर्टेंट गुण होता है ना उसकी यहां पर बात की जा रही है। तो गुणवत्ता इसलिए क्योंकि जयंतिया हिल पर जो इसको एक अच्छा क्लाइमेट मिलता है वो इस टर्मरिक के लिए अनुकूल है। तो यह है लाकाडोंग टर्मरिक, मेघालय राज्य में उगाई जाती है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे सेंचुरी बनाने वाले पहले इंडियन बने हैं कौन? तो यह है रोहित शर्मा। कौन बने? रोहित शर्मा। अभी क्या हुआ था कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में 3 वनडे की एक सीरीज खेली गई थी, वनडे इंटरनेशनल की। इसमें तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा ने 138 रन की एक शानदार पारी खेली। अब 3 मैचों की सीरीज को हम 2-1 से हार गए हालांकि, और तीसरा मैच भी हम हार गए थे, लेकिन फिर भी लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर वनडे सेंचुरी बनाने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने कौन? तो ये रोहित शर्मा है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 2026 में ही रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्या दिया गया है? पद्मश्री। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? इंडिया में नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है हर साल 22 जुलाई को। अब ये क्यों 22 जुलाई? इसलिए क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, उसने 22 जुलाई 1947 को पहली बार नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया था। इसीलिए 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। अगर हम नेशनल फ्लैग का इतिहास पे नजर डालें तो सबसे पहली बार कोलकाता में 1906 में फहराया गया था नेशनल फ्लैग। हालांकि उसका स्वरूप अलग था, लेकिन 1906 में पहली बार कोलकाता में सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो इनके द्वारा डिजाइन किए गए नेशनल फ्लैग को फहराया गया था 1906 में। वो इस तरीके का था। फिर अंतरराष्ट्रीय धरती पर हमारा नेशनल फ्लैग फहराने वाली मैडम भिकाजी कामा थी। 1907 में इन्होंने जर्मनी में हमारा नेशनल फ्लैग फहराया था। आगे चलकर जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था 1931 में, कराची की जो मीटिंग थी उसमें तिरंगे झंडे को नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाया गया। तिरंगे झंडे में 3 कलर थे, केसरिया, व्हाइट और हरा, और बीच में चरखे को यूज किया गया था 1931 में ये। और आगे चलकर 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसी फ्लैग को नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाया। बस इतना कर दिया गया कि चरखे की जगह पर यहां पर यूज किया गया अशोक चक्र। ठीक है, तो ये हमारा नेशनल फ्लैग का इतिहास है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम का नाम क्या है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया? भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम, इसको नाम दिया गया है शब्दलोक, म्यूजियम ऑफ वर्ड। तो जो हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने कोलकाता में जो नेशनल लाइब्रेरी कैंपस है उसमें भारत के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया। इसको नाम दिया है इन्होंने शब्दलोक। देखिए, इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम भारत की भाषाई विरासत तथा ओरल और रिटन ट्रेडिशन के विकास को जो आधुनिक तरीका है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से प्रदर्शित करता है। नॉर्मली क्या है, ऐसे संग्रहालय, इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम की बात करें, ऐसा म्यूजियम जहां पर चीजों को केवल देखकर नहीं, उसको छूकर, सुनकर, डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे एक्सपीरियंस भी किया जाता है, लाइव एक्सपीरियंस किया जाता है। यह होता है इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। इंडिया की जो 8th शेड्यूल में 22 भाषा है ना, उन सभी भाषाओं के विकास का जो क्रम रहा, उसका इतिहास जो रहा, सबके बारे में यहां पर बताया गया है। तो इंडिया का पहला ऐसा म्यूजियम है, कोलकाता में स्थापित किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? 2026 के लिए लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया अजीत डोवाल को। अजीत डोवाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वर्तमान में। 2014 से ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद संभाल रहे हैं। तो इनको 2026 के लिए लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ये जो अवार्ड है नेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जो भी व्यक्ति काम करता है या कोई संस्था काम करती है तो उसको दिया जा सकता है
तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे के द्वारा। तो ये संस्था जो है ये अवार्ड देती है। इस बार ये अवार्ड दिया गया अजित डोभाल को। ओके, 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। अजित डोभाल, इनका जन्म उत्तराखंड राज्य में हुआ था। 1968 केरला बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, ऑफिसर हैं। बाद में फिर आईबी ज्वाइन की इन्होंने 1972 में। आईबी में शामिल हुए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का इन्होंने पद संभाला था 2014 में, और अभी तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोभाल। इनको कीर्ति चक्र दिया जा चुका है 1989 में, और इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अभी तक जो भी पुलिस कर्मी हुए हैं उनको सबसे कम सर्विस में इन्हीं को दिया गया। 6 साल की इन्होंने सर्विस करी और इनको ये वाला मेडल मिल गया था, अवार्ड मिल गया था, जो कि इतने कम समय में मिलता नहीं है। तो बहुत अच्छा कार्यकाल रहा अजित डोभाल का। क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में विश्व का कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर कपास की खेती के मामले में वर्ल्ड में पहले स्थान पर है इंडिया। देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा कपास की, कॉटन की जो खेती है वो इंडिया में की जाती है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी और कपास सेक्टर से जुड़ी हुई रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें बताया गया कि क्षेत्रफल के मामले में कपास प्रोडक्शन में हम वर्ल्ड में पहले स्थान पर है, लेकिन कपास का प्रोडक्शन, अगर हम उसका प्रोडक्शन यूनिट देखें कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उस आधार पर हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आते हैं, क्योंकि कपास का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है। लेकिन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कपास कौन उगाता है? तो इंडिया उगाता है। कपास को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, ठीक है ना। अगर हम भारत का योगदान देखें फाइबर कपास के प्रोडक्शन में, तो ये 19% तक देखने को मिलता है, ठीक है। 19% तक हमारा योगदान है कपास के प्रोडक्शन में। लेकिन ग्लोबल कॉटन एक्सपोर्ट की बात करें तो हम केवल 3.37% ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। एक्सपोर्ट इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे देश में कंज्यूम ज्यादा किया जाता है, हम ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो कपास क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में इंडिया उगाता है, लेकिन प्रोडक्शन देखें तो चाइना पहले पर है, इंडिया दूसरे पर है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, ये 2026 में ही मई मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई योजना है। देश में कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, क्वालिटी और किसानों की आय को बढ़ावा देना। 5,659 करोड़ रुपए इसके बजट को मंजूरी दी गई थी। 5 साल के लिए यह देश में लागू है। हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंतरिम प्रेसिडेंट का पद किसने संभाला है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अंतरिम प्रेसिडेंट बने हैं विश्वनाथन आनंद। देखिए, हुआ क्या है कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष अभी तक आर्कडी ड्रोकोविच थे। ये आते हैं रशिया से। ओके, अब क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ईयू और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने आर्कडी ड्रोकोविच का विरोध किया, क्योंकि ये रशिया से, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इनके इस्तीफे के बाद जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे विश्वनाथन आनंद, ये अंतरिम प्रेसिडेंट भी बने हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के। तो दोनों पद संभालेंगे अभी विश्वनाथन आनंद। 2022 से ये फीडे के डिप्टी प्रेसिडेंट तो है ही, अभी अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में बने रहेंगे। तमिलनाडु राज्य से आते हैं विश्वनाथन आनंद। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, 1924 में स्थापित हुआ था, ठीक है ना। तो तमिलनाडु से आते विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद को चेस में उनके योगदान के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जब सबसे पहली बार ये अवार्ड अनाउंस हुआ था ना 1991 में, तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। इसके अलावा पद्मश्री 1988 में दिया जा चुका है, पद्म भूषण 2001 में, और पद्म विभूषण दिया जा चुका है 2008 में विश्वनाथन आनंद को। ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन है? ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें भारत में ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर हैं वो है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू इंडियन, अगर हम बात करें तो इंडिया की मीराबाई चानू ये बनी है क्या? फ्लैग बीरर। और अगर हम बात करें बैटन बीरर की, तो इसमें बैटन बीरर ओपनिंग सेरेमनी में रही भारत की लवलीना बोरगोहेन। तो 23 जुलाई को कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। 23वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है और शुरुआत 23 जुलाई से हुई है। 2 अगस्त 2026 तक ये आयोजित किया जाएगा।
पिनी इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है, स्कॉटलैंड के नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न से प्रेरित पिनी। यहां पर 74 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की फ्लैग बैरियर मीराबाई चानू रही और बैटन बीरर रही कौन? लवलीना बोरगोहेन। हम दोनों की बात कर लेते हैं। मीराबाई चानू भारत की बहुत ही फेमस वेट लिफ्टर है ना, वेट लिफ्टिंग से संबंधित, और मणिपुर राज्य से आती है। ये इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 48 केजी वेट कैटेगरी में वेट लिफ्टर है। इनका अचीवमेंट वैसे तो काफी अचीवमेंट है, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल ये जीत कर लाई थी इंडिया के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, पर यहां पर टोक्यो ओलंपिक में ये सिल्वर मेडल लेकर आई थी भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में। और इनके अलावा लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो ये असम से आती है, इंडियन बॉक्सर है, 75 केजी वेट कैटेगरी में इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल रही है। मेजर अचीवमेंट देखिए तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। तो ये हो जाते हैं दोनों प्लेयर, याद रखना। चर्चा में रहा तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये देखने को मिलेगा भारत के सिक्किम राज्य में। अभी ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि तीस्ता रिवर पर ये जो जल विद्युत परियोजना बन रही है, इसको बनाते हुए एडिट 3 टनल, एक्चुअल में क्या होता है एडिट टनल, क्या होती है? ये सहायक टनल होती है जो कि मेन टनल तक लोगों को, चीजों को, मशीनों को, इक्विपमेंट को लेकर जाती है। तो हुआ है कि इस परियोजना की एडिट 3 जो टनल थी ना, इसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट के बाद 15 से ज्यादा जो वर्कर थे वो दब गए, उनका मृत्यु हो गई। उसके बाद एनएचपीसी और सिक्किम गवर्नमेंट ने घटना की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। वैसे विस्फोट का कारण मीथेन गैस को माना जा रहा है, क्योंकि मीथेन गैस ऐसे खदानों में और ऐसी जगह पर देखने को मिलती है और काफी ज्वलनशील गैस है, तो इसे माना जा रहा है। फिर भी अभी जांच चालू है। तो सिक्किम के नामची में एनएचपीसी का 500 मेगावाट का तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी सुर्खियों में है इस हादसे के कारण। तीस्ता रिवर पर बनाया जा रहा है, कैपेसिटी है 500 मेगावाट, 125 मेगावाट की 4 ये यूनिट है, तो टोटल 500 मेगावाट की कैपेसिटी है तीस्ता रिवर पर इस प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, भारत के 99th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंडिया के 99वें शतरंज प्लेयर बने हैं ग्रैंड मास्टर वीएस रथनवेल। वीएस रथनवेल ये आते हैं भारत के तमिलनाडु राज्य से। 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म इनके 2022 में पूरे हो गए थे, लेकिन फिडे की इलो रेटिंग इनकी 2500 नहीं हुई थी, और अब जाके ये इलो रेटिंग भी इनकी 2500 हो गई है। तो इसीलिए वीएस रथनवेल भारत के 99th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनके पहले भारत के 98th चेस ग्रैंड मास्टर एस अश्वथ थे, ये भी तमिलनाडु के, और उनके पहले 97th चेस ग्रैंड मास्टर जी वी हर्षवर्धन थे, ये भी तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। ओके, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की हम आज बात कर चुके हैं काफी बार। 1924 में इसका गठन हुआ था 20 जुलाई को, वर्ल्ड चेस डे भी मनाते हैं, अभी हमने बात की। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। डिप्टी प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद है, जो कि अभी अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यरत है। ओके, तो यहां पर 20 से लेकर 26 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऑफर ऑफ द डे की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।